वेलकम। आज हम बात करेंगे इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 2019 की कि ये क्या है, क्यों बना, कैसे बना और इस पर क्यों ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इस बिल की हिस्ट्री क्या है, इसको और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसका क्या स्टांस है इस बिल के बारे में उसको देखेंगे। इसके बाद इसकी लेजिस्लेशन देखेंगे जिसमें बुनियादी तौर पर हम वोट्स देखेंगे कि कितने वोट्स मिले और किन डेट्स को मिले। इसके बाद मुसलमान इसमें शामिल नहीं है जो इसके क्रिटिसिज्म की बड़ी वजह है इस चीज़ को। और फिर सबसे अहम चीज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न एनआरसी, इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये क्या है। और बेसिकली इस मेरी प्रेजेंटेशन में जो क्रक्स है वो यही पॉइंट है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न के इसका कैसे लिंक बनता है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के साथ और क्यों इसकी वजह से पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद कौन इसके ख़िलाफ़ है और कौन इसकी फेवर में है। तो ज़ाहिर बात है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पेश किया तो वही इसकी फेवर में है। और इसके जो ख़िलाफ़ हैं उनमें एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है पूरे इंडिया में, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो आपके सामने मीडिया पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप दो ट्वीट्स देख सकते हैं, एक राहुल गांधी की, दूसरी इमरान खान की। तो राहुल गांधी का इस बिल के बारे में कहना है कि द कैब मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज़ एन अटैक ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके मुताबिक ये जो बिल है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। एनी वन हु सपोर्ट्स इट इज़ अटैकिंग एंड अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन। तो जो भी इसे बना रहा है या इसे सपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन। और फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन क्या थी, सेकुलर इंडिया, सेकुलर नेचर। तो राहुल गांधी के मुताबिक तो जो भी इसे कर रहा है वो इंडिया की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके बाद इमरान खान की आप देख सकते हैं, इन्होंने ज़्यादा सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। इनके मुताबिक इट इज़ पार्ट ऑफ आरएसएस। इट इज़ मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है पार्ट ऑफ आरएसएस, हिंदू राष्ट्र। आरएसएस आप जानते हैं कि ये अक्सर मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आरएसएस से कंपेयर करते हैं। अब ये आरएसएस क्या है और हिंदू राष्ट्र क्या है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी बहस करेंगे। इसके बाद इट इज़ पार्ट ऑफ आरएसएस डिज़ाइन फॉर एक्सपेंशनिज्म प्रोपेगेंडा बाय द फासिस्ट मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने तो इसको फासिस्ट मोदी गवर्नमेंट से कंपेयर कर दिया कि ये इनका एक एजेंडा है। तो ये दो अपोजिंग इस बिल के ख़िलाफ़ में ट्वीट्स थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो आइए इसको आप आगे डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली अब का जो बिल है वो तो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट की गई है। तो अमेंडमेंट किस में की गई है, बेसिकली वो 1955 के बिल में। तो सबसे पहला जो सिटीज़नशिप बिल था इंडिया के अंदर वो 1955 में आया था और उसके बाद फर्दर उसमें अमेंडमेंट्स होती गई और ये 2019 में जो लेटेस्ट है सबसे वो पेश की गई। इसके बाद 2014 में जब बीजेपी ने पहली दफ़ा हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में ये कह दिया था कि हम इस तरह का एक बिल पेश करेंगे। ठीक है, वो किस तरह का बिल पेश किया था वो हम आज वही उसी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 2014 में मोदी ने जब पहली दफ़ा अपने इलेक्शन की कैंपेन चलाई थी तो वहीं पर उन्होंने ये कह दिया था। इसके अलावा ये जो बिल है ये सबसे पहले 2016 में पेश किया गया। मतलब आया तो 1955 में था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होती रही, लेकिन जो बिल की नेचर है मतलब कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से जो इतने भी हिजरत करके आएंगे मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम, मतलब 6 उन्होंने नाम दिए हुए हैं। तो ये जो ख़ास कंडीशन के साथ बिल पेश किया गया ये सबसे पहले 2016 में पेश किया था। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसे कहते हैं। इसके बाद जब इसे पहली दफ़ा 2016 में पेश किया गया था इस बिल को, तो ये लोकसभा मतलब लोअर हाउस से पास हो गया था और राज्यसभा मतलब अपर हाउस से पास नहीं हुआ था 2016 में ही। तो मतलब ये इसका अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन ही मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा इस बिल को वायोलेशन ऑफ असाम अकॉर्ड भी कहते हैं। असाम अकॉर्ड क्या था इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2019 में ये बिल दूसरी दफ़ा पेश किया गया और इस दफ़ा ये पार्लियामेंट में पास हो गया। पहली दफ़ा राज्यसभा ने पास नहीं किया था तो दूसरी दफ़ा दोनों चैम्बर्स में ही हो गया था, अपर हाउस से भी और लोअर हाउस से भी। इसके अलावा इस बिल को डिस्क्रिमिनेटरी नेचर कहा जाता है क्योंकि मुसलमान को इसमें डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको मतलब दूसरों के बराबर नहीं रखा गया। इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके अलावा प्रोटेस्ट ये आप देख सकते हैं कि मीडिया में मतलब आजकल चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। असम में शुरू हुआ था और अब जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर हैं और यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर, और इसके अलावा मुसलमान तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो हिंदू हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं बिल की हिस्ट्री और बीजेपी का स्टांस क्या है। तो इंडिया का आइन आप जानते हैं 1950 में बना था और 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पहली दफ़ा पास किया गया कि इंडिया के शहरी या इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कौन से रूल्स होंगे, ठीक है। तो वो 1955 में आया था। इसके अलावा शुरू में क्या था कि अगर कोई फ़ॉरेनर वो इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है तो वो कम अज़ कम 12 साल इंडिया के अंदर रहे या 12 साल इंडिया के अंदर कोई मुलाजमत करे। तो ज़ाहिर बात है वो 12 साल रहेगा तो कोई आगे काम करेगा। तो 12 ईयर रेजिडेंस ये कंपलसरी थी अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी किसी फ़ॉरेनर को, इंडिया के नेटिव के अलावा दूसरे को। तो इस अमेंडमेंट को पहली दफ़ा जो तरमीम की गई, इसमें अमेंड किया गया, वो 1985 में था। तो 1985 में क्या था, असम मूवमेंट थी और एक असम अकॉर्ड था। अब असम मूवमेंट क्या थी? असम मूवमेंट बेसिकली ये मैं आपको आगे मैप से बताता हूँ। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा इंडिया और ये असम स्टेट है इंडिया की, ये मैंने इसे जूम किया हुआ है। ये आप बांग्लादेश देख सकते हैं, ये म्यांमार और ये भूटान और ये चाइना के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये जो असम स्टेट है बीच में, ठीक है, मतलब ये सारा का सारा हिंदुस्तान है और यहाँ से एक रास्ता जाता है, ये मतलब असम बीच में चूँकि बांग्लादेश आ जाता है ये वाला। तो इस असम स्टेट के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री मिलती है, भूटान की भी मिलती है, इधर से म्यांमार की भी मिलती है और ये जो डिस्प्यूटर है चाइना के साथ, इसकी भी मिलती है। तो ये जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था या असम मूवमेंट चली थी 1985 में, उसमें क्या था कि असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होती थी। मसलन बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग आ जाते, भूटान से भी, इधर म्यांमार से भी। तो जिसकी वजह से असम का जो लोकल कल्चर था, लोकल जो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा नेटिव्स के लिए मसला कर रही थी। मतलब इनका बाकायदा तौर पर क्या है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप यही रखिए जहन में कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा असम के अंदर होती थी। तो 1985 में असम के अंदर एक मूवमेंट चली जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी इलीगल असम के अंदर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। और इसमें सबसे बड़ा मसला था 1971 की माइग्रेशन का, कि जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो तब काफ़ी ज़्यादा हिंदू माइग्रेशन करके, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी जो बॉर्डर के साथ थे वो माइग्रेशन करके असम के अंदर आ गए। तो 1985 में मूवमेंट चली कि जितने भी इलीगल हिंदू या मुसलमान या जितने भी लोग आए हुए हैं इनको वापस उनके देश में भेजा जाए। तो 1985 के अंदर जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको साइन किया और ये प्रॉमिस किया, वादा किया, असम अकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, कि 1971 के बाद, मतलब पहले जितने थे वो तो ठीक है, लेकिन 1971 के बाद जितने भी लोग इलीगली इसमें आए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये था असम अकॉर्ड, ठीक है। तो ये असम अकॉर्ड जब साइन हुआ तो जारी बात है इस सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम हो गई ऑटोमेटिकली कि 1971 के बाद से, मतलब कोई भी अगर जब जंग चल रही थी मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1971 की, तो जितने भी इलीगली माइग्रेट करके आए उनको अब बाहर निकालना था, ये उसका अकॉर्ड था। इसके बाद अब बीजेपी का स्टांस क्या आता है कि 2014 में जब इनका मैनिफेस्टो चल रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि डिटेक्शन, डिलीटेशन एंड डिपोर्टेशन, ठीक है, मतलब डिटेक्ट करेंगे इलीगल को, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे उन्हें, मतलब निकाल देंगे। तो ये बीजेपी के बुनियादी कंसर्न थे। इसके अलावा 2016 में असम असम्बली इलेक्शन हुए और उसमें बीजेपी ने एक प्रॉमिस किया, ठीक है। तो अब 2016 में असम के अंदर जो मैंने आपको पीछे मैप से भी स्टेट दिखाई थी उसके अंदर इलेक्शन हुए थे और चूँकि असम ही वो स्टेट थी जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट कर रही थी बीजेपी को भी, मतलब ये जब 2014 में चल रहा था, 2014 में जब बीजेपी की कैंपेन चल रही थी तो असम उसको ज़्यादा अपोज कर रही थी। तो 2016 के अंदर जब असम के अंदर इलेक्शन हुए तो वहाँ की जो पार्टीज़ थी उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और साथ में उन्होंने प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस क्या किया, वही पुराना कि 1985 में ये जो असम अकॉर्ड साइन हुए थे जिसमें असम की बुनियादी डिमांड ये थी कि यहाँ पर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। और तो यहाँ पर भी 2016 में भी बीजेपी ने दोबारा यही प्रॉमिस किया कि यहाँ पर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने एक वादा भी किया कि प्रॉमिस टू प्रोवाइड नेचुरल होम टू परसिक्यूटेड हिंदू रेफ्यूजीज़, ठीक है। तो एक तरफ तो ये भी वादा किया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू थे जो इलीगली आए हुए थे असम के अंदर उनसे भी यह वादा किया कि उनको भी उनका नेचुरल होम दिया जाएगा। इसके बाद 2015 में लीगलाइज दीज रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश। तो सबसे पहले 2015 में जब ये बिल पेश नहीं किया था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इलीगली हिंदू माइग्रेट करके आए हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले उनको लीगलाइज़ किया गया, ठीक है। ये अब असम की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है इंडिया के अंदर।
कि लेकिन ज़्यादा इसमें अक्सरियत बांग्लादेश ही की थी, बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके असम के अंदर आए थे, तो उसको उसने मोदी ने लीगलाइज़ कर दिया। इसके बाद ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल 2016 में सबसे पहले पेश हुआ। लोअर हाउस से पास हो गया था लेकिन अपर हाउस से पास नहीं हुआ था। इसके बाद बीजेपी अपडेटेड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, तो ये मैं इसकी बाकायदा तौर पर एक अलग से स्लाइड है, वहाँ पर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि इसका क्या कनेक्शन बनता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि अपडेट क्या था असम के अंदर। इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न इसको असम पे अप्लाई किया। इसका रिज़ल्ट आया अगस्त 2019 में, और इसका रिज़ल्ट क्या आया था कि असम के टोटल पॉपुलेशन जो 39 मिलियन है उसमें से 1.9 मिलियन जो लोग थे वो निकाल दिए गए। मतलब 33 मिलियन में से 1.9 मिलियन इलीगल माइग्रेंट थे, ठीक है। अब इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और जो बाकी थे वो सारे इसी में शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए, बाकी एनआरसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों ये मतलब बुनियादी मसला यही बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको इस बिल की लेजिस्लेशन बताता हूँ। तो यहाँ पर कुछ अहम जो डेट्स हैं या कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो आप ज़हन में रखिएगा, ख़ास तौर पर ये वाले जहाँ पर मैंने निशान लगाया। तो सबसे पहले तो ये बिल 19 जुलाई 2016 इसको पेश किया गया था, ठीक है। मतलब बिल तो वही था, पहली दफ़ा पास नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा सिंपली पास हो गया। तो इस बिल में क्या कहा गया कि नॉन मुस्लिम्स जो होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से, वो एलिजिबल फॉर सिटीज़नशिप, वो इंडिया के अंदर जो शरीयत है उससे हासिल कर सकते हैं। अब नॉन मुस्लिम में कौन थे? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध मत, ठीक है, ये शामिल थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे। इसके बाद 9 दिसंबर 2019 को अमित शाह जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं, ठीक है, तो ये करंट अफेयर के हवाले से काफ़ी अहम है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अमित शाह, तो इन्होंने इसको दोबारा पेश किया। 10 दिसंबर 2020 को ये पास हो गया लोकसभा से, ठीक है। अब लोकसभा मतलब जो लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, उसमें टोटल 545 सीट्स हैं, ठीक है, 545 उसकी कैपेसिटी जो स्ट्रेंथ है। तो उसमें से 311 ने इसके हक़ में वोट दिया कि ये बिल पास होना चाहिए, 80 ने इसको अपोज किया। मतलब जो अपर हाउस है उसमें पेश किया गया, उसकी टोटल स्ट्रेंथ 245 है, जिसमें से 125 ने इसको हक में वोट दिया और 105 ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा काफ़ी टफ़ टाइम मिला था अपर हाउस में, जबकि लोअर हाउस में बड़ी आसानी से उन्होंने 311 सीट से इसको हासिल कर लिया। इसके बाद 12 दिसंबर 2020 को साइन बाय इंडियन प्रेसिडेंट, वो कौन है? रामनाथ कोविंद। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तो ये बाकायदा तौर पर लॉ बन गया कि जिसे आप एक्ट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये बिल की एक लेजिस्लेशन थी। इसकी जो ख़ास तौर पर ये वाली स्टेटिक्स हैं ये आप ज़हन में रखिए कि कितने कितने इसको वोट्स मिले। इसके बाद आता है मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, और एक बुनियादी वजह इस बिल को क्रिटिसाइज़ करने की और इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहने की। तो बिल में लिखा है कि जो गैर मुस्लिम होंगे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, सिर्फ उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी। तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। अगर मुसलमान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश में से हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको स्पेस नहीं दी जाएगी। अब इस हवाले से इंडियन गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि मतलब सबसे पहली बात तो ये आती है कि सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को मेंशन किया गया है, और इंडिया की गवर्नमेंट का ये दावा है कि वो मतलब दुनिया में जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं उनको स्पेस दे रही है, उनको जगह दे रही है, उनको सिटीज़नशिप दे रही है। तो फिर मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ इन तीनों कंट्रीज़ को मेंशन करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब बताते हैं कि रोहिंग्या के अंदर जो मुसलमान हैं उनको परसिक्यूट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जुल्म इन पर हो रहा है। तो क्या इंडियन की गवर्नमेंट जो है वो इन मुसलमानों को सिटीज़नशिप दे सकती है, ठीक है, इनको हिंदुस्तान के अंदर रख सकती है? इन तीनों कंट्रीज़ को ही मेंशन करने का क्या मतलब मकसद है? इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि चूँकि मतलब मुसलमानों को शामिल ना करने का, कि चूँकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में है और तकरीबन इनका जो स्टेट रिलीजन है वो भी इस्लाम है, लिहाजा इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मुसलमानों को परसिक्यूट किया जाए, और परसिक्यूशन अगर हो रही है तो वो माइनॉरिटीज़ की ही हो रही है, लिहाजा उन माइनॉरिटीज़ को इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो स्पेस दे रही है, ठीक है। तो ये तो बहरहाल एक क्रिटिसिज्म आ जाता है कि रोहिंग्या के अंदर जो मुसलमान हैं उनको स्पेस क्यों नहीं दी जा रही, या हिंदू रेफ्यूजी फ्राम श्रीलंका इनको, या बुद्धिस्ट फ्राम तिब्बत इनको स्पेस क्यों नहीं दी जा रही, जिन पर सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन होती है। सिर्फ इन तीनों कंट्रीज़ को मेंशन करने का क्या मकसद है? इसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि अहमदियाज़ जो पाकिस्तान में है और हज़ारास जो अफ़गानिस्तान में है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनको भी मेंशन नहीं किया गया। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये माना जाता है या किसी तरह से भी
कि अहमदिया जो पाकिस्तान में है और हज़ारा जो अफ़गानिस्तान में है, इन पर भी परसिक्यूशन होती है। तो इंडिया की गवर्नमेंट इनको सिटीज़नशिप क्यों नहीं दे रही? ठीक है, सिर्फ जो 6 कास्ट हैं, रिलीजन है, उनको बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध मत, सिख, इनमें से जो कोई भी आएगा उनको इंडिया के अंदर सिटीज़नशिप दी जाएगी। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है। ओवरऑल हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की गवर्नमेंट का राइट है, हक है कि वो किस तरह की भी लेजिस्लेशन करे। ठीक है, अगर मतलब उसने मुसलमानों को शामिल नहीं किया या किया है या बाकियों को किया है, तो ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। वो किस तरह की मर्जी लेजिस्लेशन करे, मुसलमानों को शामिल करे या ना करे, ये उसका अंदरूनी मामला है। इसी मतलब बिल्कुल वही तरह कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आइन बनाता है, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान आइन बनाता है कि जो ज़िना करेगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, सरेआम फांसी दी जाएगी। और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई गैर मतलब दूसरा कंट्री, फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान, एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है कि ये किस तरह का आइन है, तो सिंपली मतलब पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई ये हमारा ये अंदरूनी मामला है, आपको इसमें बोलना नहीं चाहिए। तो सिंपली हमें भी मतलब इंडिया जिस तरह का मर्ज़ी आइन बनाए, हमें उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो असल क्रिटिसिज्म है, जो असल बुनियादी वजह है, वो है ये चीज़, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। ये बुनियादी वजह है और इसी को हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि क्यों मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, एनआरसी, ये क्या है, इसको हम देखते हैं कि असम, ठीक है, इसके जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बॉर्डर इशू की वजह से जो इलीगल माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इसमें होती है। और इसमें एक सिटीज़नशिप रजिस्टर एक बनाया गया था 1951 में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि ये असम है, ठीक है, इसके साथ ये भूटान की बाउंड्री भी लगती है, बांग्लादेश की भी, इधर से म्यांमार की भी, और ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसकी भी। तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो इलीगल माइग्रेशन है वो असम के अंदर होती है। और सबसे ज़्यादा 1971 में जब पाकिस्तान की जंग लगी थी इंडिया के साथ, तो उस वक़्त जो हिंदूस थे, मुसलमान थे, वो असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो उससे पहले 1951 में भी चूँकि ये इसी तरह के मसले चल रहे थे, तो वहाँ पर एक सिटीज़नशिप रजिस्टर बनाया गया था कि जिसमें असम के अंदर जितने भी सिटीज़न रह रहे हैं उनका जो बायोडाटा था वो नोट कर लिया गया। इसके बाद 1951 से लेकर 2013 तक इसको अपडेट नहीं किया गया। तो 2013 में जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसने मतलब इस चीज़ को, इस बात का हुक्मनामा जारी किया कि इसको अपडेट किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही सुपरविजन में, ठीक है, इसको अपडेट करवाना शुरू किया और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 31 अगस्त 2019 को पेश की गई। अब चूँकि असम की मैंने पीछे बताया था टोटल पॉपुलेशन 33 मिलियन थी, ठीक है, 33 मिलियन, तो उसमें से जो 1.9 मिलियन थे उनको निकाल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि 33 मिलियन में से 1.9 मिलियन ये उसकी सिटीज़नशिप में शामिल नहीं थे, ये मतलब इलीगल माइग्रेंट थे, मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब क्या था कि बीजेपी प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट एनआरसी थ्रू आउट द कंट्री। अब जब असम के अंदर इस रजिस्टर को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 33 में से 1.9 मिलियन को निकाल दिया गया कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब इसी चीज़ को बेस बनाते हुए बीजेपी ने यह वादा किया, ख़ास तौर पर जो अमित शाह हैं इस वक्त, तो उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस रजिस्टर को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा। अब यहाँ पे इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न का और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल का एक लिंक बनता है आपस में। वो क्या है कि पीपल ऑफ असम, फॉरेनर्स और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जब ये अप्लाई किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न असम के अंदर, तो असम के जो पीपल थे, ठीक है, उनको फॉरेनर कह दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है ये क्या डिमांड करता है कि मतलब 1951 में तो पहली दफ़ा ये रजिस्टर बन गया था। अब 2019 में या इससे पहले जब से 2013 में इसको शुरू किया गया, तो वो 1951 वाला रजिस्टर लिया गया, उसके अंदर जो नाम लिखे हुए थे उन नामों की बेसिस पे इस वक्त जो असम के अंदर रह रहे थे 2013 के बाद जब से ये इन्होंने शुरू किया था, तो उनके बायोडाटा, उनके नाम्स, उनके आबाओ अजदाद के नाम से मैच किए गए। अब जिनके मैच हो गए थे, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स थे जो प्रूफ कर सकते थे अपने वालिद को या अपने फादर को, ग्रैंड फादर को, या किसी तरीके से भी अपना
फैमिली ट्री प्रूफ कर सकते कि 1951 के अंदर जो रजिस्टर बना था उससे उनका एक लिंक है, तो वो बेसिकली सिटीज़न थे। अब जो प्रूफ ना कर सके, ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनको क्या कहा गया, वो फॉरेनर्स हैं, मतलब वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, सिंपल सी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 1.9 मिलियन रह गए थे, इनमें मेजॉरिटी कौन थी? क्या ये मुसलमान थे या क्या ये हिंदू थे या कौन सी माइनॉरिटी थी दूसरी? ठीक है, अब ये बात एक तरफ, इसको हम आगे दोबारा कैरी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कि उनके पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी वजह से वो प्रूफ नहीं कर सकते कि वो वाकई इस असम के अंदर रहने वाले हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बुनियादी वजह ये है कि जब ये बिल पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मुसलमान जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो अब क्या है कि जिस तरह ये मैंने आगे लिखा है कि बिल प्रोटेक्ट नॉन मुस्लिम्स पीपल लिव इन बॉर्डर एरियाज़, के फ़र्ज़ करें असम के अंदर जिस तरह ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि 33 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी जो प्रूफ ना कर सके अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, उनको बाहर निकाल दिया गया। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन पर जब ये अप्लाई किया जाएगा तो जो गैर मुस्लिम्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल अप्लाई किया गया किसी स्टेट पर भी, फ़र्ज़ करें असम पर किया गया, अब वहाँ पर एक नॉन मुस्लिम रह रहा है, फ़र्ज़ करें वो हिंदू रह रहा है, तो वो प्रूफ नहीं कर सका कि वो इंडिया का ही बाशिंदा, इंडिया का ही सिटीज़न है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिंपली ये कह सकता है कि वो बांग्लादेश से आया या पाकिस्तान से आया या अफ़गानिस्तान से आया, उस पर परसिक्यूशन हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल है उसके तहत उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि एक मुसलमान है, वो इंडिया के अंदर ही रहने वाला है, शुरू से 1947 से पहले से ही वो इंडिया के अंदर रह रहा है, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो प्रूफ नहीं कर सकता कि वो इंडिया का सिटीज़न है, तो उसको तो ऑटोमेटिकली धर लिया जाएगा, उसको तो वो पकड़ लेंगे कि भाई आप तो इल्लीगल हैं। उस पर इल्ज़ाम लग सकता है कि आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से इल्लीगली माइग्रेट करके आए हैं। अब चाहे वो इल्लीगल है चाहे वो लीगली पहले से ही वहाँ पर रह रहा है, उसको वो पकड़ लेंगे, मतलब उसको छूट नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बुनियादी मसला आता है। इसके अलावा पीपल लिव इन बॉर्डर एरियाज़, अब जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर जिनमें मुसलमान हैं, तो उनकी भी मतलब उनकी तो एक मिलती जुलती होगी ना। जिस तरह फ़र्ज़ करें पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है, जो प्रोविजनल बॉर्डर है, तो वहाँ पर लोग काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका जो कल्चर होता है, वो काफ़ी उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको तो बड़ी आसानी से वो कह सकते हैं कि भाई आप तो, अगर वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए प्रूफ नहीं कर सकते कि वो इंडिया के ही सिटीज़न है, तो उनको पकड़ लिया जाएगा कि भाई आप इलीगल माइग्रेट करके आए हैं, और उनके लिए क्या हो रहा है, डिटेंशन कैंप्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉर कैप्चर्स, उनको पकड़ लिया जाएगा। तो बुनियादी वजह ये है कि, और ये रिकगनाइज़ भी किया जाता है कि जो इंडिया के अंदर गरीब मुसलमान हैं या गरीब लोग जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अगर वो प्रूफ ना कर सकें तो वो फिर क्या करें, ठीक है। तो इसी बात को लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, मुसलमान कर रहे हैं कि अगर ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न पूरे हिंदुस्तान के अंदर अप्लाई होता है तो जो गैर मुस्लिम होंगे तो वो सिंपली ये कह सकते हैं कि वो तो भाई उन पर परसिक्यूशन हो रही थी, वो उससे जान छुड़ा के आए हैं और ये बिल बना ही उनके लिए है, तो उनको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब जो मुसलमान है वो चाहे नेटिव है हिंदुस्तान का, उसको भी, उस पर भी शक किया जाएगा कि भाई आप इल्लीगल करके आए हैं, आपको यहाँ पर सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बुनियादी एक वजह बोन ऑफ कंटेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इसके बारे में पता चला होगा। इसके बाद ये जो मैंने पीछे आपको बताया था कि 1.9 मिलियन, अभी तो ये असम के अंदर ही अप्लाई हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई करने का कहा जा रहा है। तो 33 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी असम की, जिसमें से 1.9 मिलियन लोगों को निकाल दिया गया कि ये इसके सिटीजन्स नहीं हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और चूँकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ये प्रूफ ना कर सके। अब इसके बारे में ये मैंने एक न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कैन आई गेस 1.9 मिलियन पीपल thought to be mostly Muslims were left out of the state's final official list of citizen। तो ये जो एक फाइनल रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें 1.9 मिलियन में मेजॉरिटी कौन थी, मुसलमानों की, ठीक है। तो ये मतलब एक न्यूज़पेपर का मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसमें से क्रॉप करके, तो ये पैराग्राफ सारा ही है, मैं आप इसको देखिएगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई गैर मुस्लिम पकड़ा भी जाता है तो वो सिंपली ये कह सकता है कि उस पर परसिक्यूशन हो रही है और सिंपली उसे सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। और अगर कोई मुसलमान चाहे इंडिया का ही पकड़ा जाए, चाहे वो जितने सालों से भी रह रहा है, तो उसको शक ही किया जाएगा कि ये इलीगल माइग्रेंट है और उनको इसी वजह से तंग भी किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़ है उसमें ये एक मैंने लिया है कि सिटीज़नशिप ऑफ नॉन मुस्लिम्स विल नॉट बी अडॉप्टेड एट दिस टाइम
ठीक है, देयर सिटीजनशिप विल बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जारी बात है कि वो उनको अल्टीमेटली उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। द ओनली कम्युनिटी दैट विल बी सब्जेक्टेड टू ऑल सोर्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी विल बी द मुस्लिम्स। ठीक है, तो जारी बात है मुसलमानों को ही ये साबित करना पड़ेगा कि वो इंडिया के सिटीज़न है। इंडिया के रहने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इंडिया का ही बाशिंदा रहने वाला है। अगर ना कर सका तो जारी बात है उसे पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा कौन इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, तो सबसे पहले तो इसमें इंडियन नेशनल आती है। ठीक है, जिसमें रहनुमा अभी राहुल गांधी हैं। इनकी मैंने ट्वीट आपको सबसे पहले पेज पे बताई थी। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर अभी 8 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि वो इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में आसाम से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और अब पूरे हिंदुस्तान में ये फैल चुका है, और ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर वहाँ पर भी। इसके अलावा आसाम की सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या हैं कि लॉस ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड लैंड राइट। इसके अलावा बिल विल प्रमोट मोर माइग्रेशन। इसके साथ साथ ये बिल जो है ये ज़्यादा माइग्रेशन को प्रमोट करेगा कि अगर जो आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल रही है तो ज़ाहिर बात है जो बाकी रह जाएंगे उनको ये टेम्प्ट करेगा, वो भी माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। तो असम की ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शंस है। इसके अलावा जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं। तो इसके अंदर जो जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो पुलिस ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आजकल चल रही है, आप देख सकते हैं कि पुलिस जामिया मिलिया के अंदर जाके जो स्टूडेंट्स हैं उन पर तशद्दुद कर रही है। इसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका ये कहना है कि इस बिल की वजह से जो गैर मुस्लिम्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन कोई भी कंट्री अपना जासूस या किसी तरह से हिंदुस्तान में भेज सकता है। वो सिंपली ये कह सकता है कि मैं फ़लाँ कंट्री से आया हूँ, मुझ पर परसेक्यूशन हो रही थी, और बड़ी आसानी से उसे सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इंडिया के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक पटिशन दी है जिसमें ये उन्होंने कहा कि द यूज़ ऑफ रिलीजन एज अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप इज़ इन द प्रपोज्ड बिल। ठीक है, तो बेसिकली ये सेकुलर क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखा गया कि रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि बिल तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम्स और 6 जो रिलीजन है उनका नाम लिया गया कि ये अगर आएंगे तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसी बेस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी लेजिस्लेशन में। इंडिया चूँकि सेकुलर कंट्री है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, तो लिहाजा रिलीजन को बेस बना के कोई भी आइन, कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फिर वही बातें आ जाती हैं कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है? क्योंकि मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा बिल वायलेट द सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया। फेथ और रिलीजन कैन नॉट मेयर द कंडीशन फॉर सिटीजनशिप, रिलीजन एज अ बेसिस फॉर सिटीजनशिप। ये वही सारी सेकुलर से आती हैं कि इंडिया का आइन चूँकि सेकुलर है, लिहाजा रिलीजन को बेस बना के कोई भी लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी एक न्यूज़पेपर से मैंने लिया है कि इट इज़ एन असाल्ट ऑन द फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ आवर रिपब्लिक। ठीक है, इसके अलावा द फैक्ट इज़ दिस बिल गोज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडिया, आप इसको ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया के आइन को सेकुलर बेसिस लेके ही इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके अलावा यह भी इसी बिल की अपोजिशन में कुछ न्यूज़पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं, आप ये सारा पढ़ सकते हैं, काफ़ी अहम ये पैराग्राफ्स हैं कि जैसे द बिल फिट्स इनटू अ पैटर्न ऑफ बीजेपीज़ मेजर दैट थ्रेटन टू टर्न मुस्लिम्स इनटू अ सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात इसमें। इसके अलावा ये पैराग्राफ काफ़ी बहुत खूबसूरत है कि अंडर द बीजेपी हिस्ट्री इज़ बीइंग रीरिटन इन द नेशंस टेक्स्ट बुक्स, वंस प्राउड इंस्टीट्यूशंस आर क्रम्बलिंग, द पब्लिक सर्विस इज compromised, universities hamstrung, media silenced, and the judiciary cowed. The CAB and NRC Citizenship Amendment Bill और National Register of Citizens represent a fundamental shift in the idea of a democratic India. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब ये बिल पास हुआ था तो अमेरिका ने इस बिल के ख़िलाफ़ कुछ सैंक्शंस लगाने का कहा था, तो उस वाले से आप ये पढ़ सकते हैं ये पैराग्राफ। इसके बाद आता है इन फेवर ऑफ़ द बिल, कौन इसकी हमायत में है? तो ज़ाहिर बात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पेश किया है, तो वही इसकी हमायत में है। तो इस हवाले से जो अमित शाह, ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव देखिए। ये भी दो न्यूज़पेपर से मैंने लिए हैं कि दैट बिकॉज इंडिया इज़ ऑफिशियली अ सेकुलर कंट्री, अ हिंदू नेशन, Hindu one, its Hindu majority has not had the historical privilege afforded to dominant groups in the other countries, given Muslims unfair power. The Citizenship Amendment Bill is an attempt to revoke that perceived power. अब इसका क्या मतलब है कि इंडिया चूँकि एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर के एक डेमोक्रेसी भी है, सेकुलर कंट्री भी है, तो चूँकि जिसमें जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन इन हिंदुओं को हिस्टोरिकली वो पावर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी,
क्योंकि इसमें मुसलमान भी रहते हैं एक तरीके से। और इसमें जो अदर ग्रुप्स हैं जिस तरह ये गिवन मुस्लिम्स अनफेयर पावर, ठीक है, मुसलमानों को अनफेयर पावर मिलती रही है। तो ये जो अब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, अब इसमें हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदूज़ हैं या दूसरे जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको लाया जाएगा, या जो इंडिया के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप के तहत जब उसको अप्लाई किया जाएगा तो उनको बाहर निकाला जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हिंदू जो हैं उनको ऊपर किया जाएगा, उनको उभारा जाएगा, वो ऊपर आएंगे। ठीक है, इस हवाले से ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि दे से द बिल फिट्स इनटू अ पैटर्न ऑफ बीजेपी मैयर द थ्रेटन टू टर्न मुस्लिम्स इनटू अ सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। ठीक है, तो एक तो वो जो हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर उनको ऊपर लाना चाहते हैं न्यूमेरिकली, तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब वो उन्हें फर्दर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि मुसलमानों के पास अगर कुछ पावर उनके पास है तो वो भी उनके पास ना रहे। इसके अलावा ये पैरा काफ़ी अहम है, इसमें उन्होंने लिखा है कि देर आर मुस्लिम कंट्रीज़, देर आर जू कंट्रीज़, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, वी आर बिलियन प्लस, राइट, वी मस्ट हैव वन आइडेंटिटी। रवि किशन, ये उनका कहना है कि दुनिया में हर जगह कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, और हम बिलियन से भी ज़्यादा हैं तो हमारी भी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो अपनी आइडेंटिटी कैसे होगी कि जब सारे के सारे हिंदू होंगे, तो मुसलमानों को यहाँ से निकालो बस किसी तरीके से। तो बहरहाल ये एक पर्सपेक्टिव था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसको बताया। तो आप इसमें अपनी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस बिल का क्या मकसद हो सकता है। तो इसमें ओवरऑल तो हम यही कहेंगे कि बिल पास करना इंडिया का अंदरूनी मामला है, वो जिस तरीके से मर्ज़ी इसको पास करे, ठीक है, लेकिन ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वाला मामला है कि जिसे पूरे कंट्री पर अप्लाई किया जाएगा, और जो प्रूफ कर सके सिर्फ वही सिटीज़नशिप होंगे, जो प्रूफ ना कर सके वो सिटीज़न नहीं रहेंगे, और उनको डिटेंशन कैंप्स के अंदर रखा जाएगा, उनको कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इंतहाई ख़राब है, इसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट है वो भी बनता है फिर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो भी रहा है। आसाम से शुरू हुआ और अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ख़ुद हिंदूज़ वो सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर, जो यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, खुद इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, वो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनफेयर है, कोई इसकी लॉजिक बनती नहीं है। क्योंकि इंडिया उस तरीके से कोई डेवलप्ड तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है कि जिसमें जो शहरी हैं उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो पीछे से रह रहे हैं, तो अक्सर गरीब हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके पास, या किसी तरीके से भी। तो इस हवाले से आप मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी आपने, या कैसे भी है। तो ये मेरी तरफ से था, उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।